हेलो एवरीवन। आज का पहला टॉपिक है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी क्या है और ये न्यूज़ में क्यों था? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिशन कर्मयोगी। नेशनल एक किस प्रोग्राम के अंडर आता है? तो ये प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, NPCB CSCB। तो इसके सैलेंट फीचर्स क्या है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल अलोकेशन। ये जो मिशन कर्मयोगी है ये कितने सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को कवर करेगा? तो ये दिया है यहाँ पे 46 लाख। और इसका टोटल अलोकेशन कितना फाइनेंशियल? तो ये अराउंड 511 करोड़ आता है। और एक 5 ईयर के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2024-25 और ये एक्सपेंडिचर है ये पार्टली फंडेड बाय मल्टीलैटरल असिस्टेंस टू ट्यून ऑफ USD 50 मिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कोर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इस प्रोग्राम की। पहला तो है ट्रांजिशन फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इससे हमें एक समझ में आ रहा है कि मतलब पोस्ट के अनुसार, मतलब सपोज एक कैंडिडेट है जिसने इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री कंप्लीट की है और उसने IAS निकाला और फिर वो पोस्टिंग हुआ, लेकिन उसको ऐसे डिपार्टमेंट में डाल दिया जहाँ पे उसके जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसका कुछ काम ही नहीं है। तो उसको ऐसा डिपार्टमेंट देना चाहिए कि वहाँ के उसको जो प्रीवियस नॉलेज है उसका भी उसको प्रॉफिट हो। तो ऐसे ऐसा करके हम उसके जो प्रीवियस नॉलेज है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी वजह से कॉम्पिटेंसी भी बढ़ेगा। हमें एम्फोसाइज करना चाहिए ऑन साइट लर्निंग टू कॉम्प्लीमेंट द ऑफ साइट लर्निंग। क्योंकि बहुत बहुत बार क्या होता है जब कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो जब स्टार्टिंग में उसकी ट्रेनिंग होती है तभी ट्रेनिंग हो जाती है, बाद में उसको बाद में उसकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है वो जो ईयर ऑन ईयर जो डेवलपमेंट होती जाती है, जो रिसर्च होती जाती है, वो जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत पीछे की ट्रेनिंग होती है। मतलब वो उस ईरा की ट्रेनिंग होती है। अगर कोई बंदा है अगर वो सिलेक्ट हुआ, अब उसको 30 साल हो गए वो जॉब करके, वो क्या करेगा अब? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज तो आती जाती है उसके अनुसार उनको भी डेवलप करना होगा खुद को। वो कैसे खुद को डेवलप कर पाएंगे? ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। इसकी वजह से रूल बेस्ड टू हमें रोल बेस्ड जाना है। हमें ऐसी इकोसिस्टम क्रिएट करनी है जिसमें ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो शेयर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनल्स। और ये अचीव करने के लिए हमें कौन सा अप्रोच फॉलो करना होगा? तो यहाँ पे दिया है फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज। इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैलिब्रेट ऑल सिविल सर्विसेज पोजीशन। मतलब जो जिसका रोल भी अच्छा होगा, एक्टिविटीज़ अच्छी होगी और जिसका कॉम्पिटेंसीज मतलब ये तीनों एरिया में जो अच्छा होगा उसको एक अच्छी पोजीशन मिलेगी एंड ही कैन वर्क इन दैट एरिया इफेक्टिवली। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सभी सिविल सर्विसेज को अवेलेबल होनी चाहिए। इसकी वजह से हम कंटिन्यूसली बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन कॉम्पिटेंसीज जो वो हम बिल्ड एंड स्ट्रेंथन कर सकते हैं। टू इनेबल ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू डायरेक्टली इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज टुवर्ड्स कॉन्क्रिएशन ऑफ कॉमन सिस्टम। अगर हमें ये मिशन अगर सारे सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना होगा तो हमें ये जो उसके जो सारे रिसोर्सेस है उसको हमें इन्वेस्ट करने होंगे एक कॉमन इकोसिस्टम में। अगर हमें बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर अगर इनक्रेज करना होगा तो हमें ये जो पब्लिक ट्रेनिंग है इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल करने होंगे। ये जो प्रोग्राम है डिलीवर किया जाएगा इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइड किया जाएगा। ये मिशन अप्लाई करने के बाद हम इसकी इसके वजह से मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन
फ्रेमवर्क कर सकते हैं। और हर एक सेंट्रल एम्प्लॉय का हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चेक कर सकते हैं आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे। और उसकी वजह से एक कंपटीशन भी क्रिएट होगा और कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है ये भी पता चलेगा। और उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है इसके बारे में पता चलेगा। अगर वो किसी एरिया में अगर कम हो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो हम उसको उस एरिया में ट्रेनिंग देके हम उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सनल भी बना सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है इसका? प्राइम मिनिस्टर पब्लिक पहला तो है प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ये अपेक्स बॉडी है। इसका चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। इसमें कौन से मिनिस्टर होंगे? यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इमिनेंट पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स, ग्लोबल थॉट लीडर्स एंड पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज। अब आता है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। इस कमीशन का रोल क्या होगा? इस कमीशन का काम क्या होगा? तो असिस्ट करना पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को, किसके लिए? एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एंड सुपरविजन के लिए, कि ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सके इन प्लान्स को विद द स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स। इसकी वजह से हम सुपरविजन कर सकते हैं ओवरऑल सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पे जो डील करते हैं सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इस कमीशन की वजह से हम क्रिएट कर सकते हैं शेयर लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैकल्टी आएंगे और इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज सेंटर्स भी आएंगे। इसकी वजह से हम उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कॉमन मिड करियर सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए फॉर ऑल सिविल सर्विसेज। इस चीज़ की वजह से हम पॉलिसी जो है वो किन किन एरियाज में सजेस्ट कर सकते हैं। ये तो है एचआर मैनेजमेंट, मीन्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू द गवर्नमेंट। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। इट विल बी सेटअप अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंडर आप ओन कर सकते हो एंड ऑपरेट कर सकते हो डिजिटल असेट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम आई गॉट कर्मयोग प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी हो तो ये दिया है स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर द सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013। और जो कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है ये हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या है इसके? ensuring efficient service delivery। तो ये कैसे? as work will be assigned to civil servants with specific role competencies। ये जो रोल कॉम्पिटेंसीज है वो किस एरिया में वो बेस्ड है, उनका प्रीवियस नॉलेज किस एरिया में हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये देख के हम उनको एक एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी कर सकते हैं। और राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन गवर्नमेंट। इस चीज़ की वजह से अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी गवर्नेंस में। और रियल टाइम इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं जो गोल ड्रिवन होगा। कांस्टेंट ट्रेनिंग विल इंश्योर ईज ऑफ लिविंग। कंटिन्यूस अगर ट्रेनिंग होगी तो ईज ऑफ लिविंग भी होगी कॉमन मैन के लिए, एंड ईज ऑफ डूइंग, अगर ईज ऑफ लिविंग हुई तो ऑफ कोर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा। सिटीजन सेंट्रिसिटी अप्रोच, इसमें हम ऑन साइट लर्निंग कर सकते हैं। आप कहीं भी ऑनलाइन आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से जो गैप आता है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स वो भी कम हो सकता है। प्रिपेयरिंग द इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर द फ्यूचर थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रायोरिटीज, मेकिंग हिम मोर इनोवेटिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव एंड टेक्नोलॉजी इनेबल। हम उस सिविल सर्वेंट को पहले ही ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे जिसकी वजह से उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन है ट्रेनिंग प्रायोरिटीज़ में वो भी बढ़ जाएगा। और उसमें जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो वो थिंकिंग है वो भी बढ़ेगी, उसका प्रोफेशनलिज्म यानी प्रोग्रेसिव एंड टेक्नोलॉजी इनेबल होगा वो। ये इसकी वजह से ये प्रॉफिट है।
कोलैबोरेटिव एंड कॉमन इकोसिस्टम। इसकी वजह से अगर एक कॉमन सिस्टम हमने अप्लाई कर दी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडिविजुअल है उसकी तो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी ही होगी, उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी एनहांस होगी, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ये जो होता है, ये जो मिड लेवल ट्रेनिंग होगी इसकी वजह से ये भी कम हो जाएगा जो अभी एग्जिस्ट करता है। ये मिशन कर्मयोगी इसको कम करने में हेल्प करेगा हमें। कंसर्न क्या है इस प्रोग्राम के? तो पहला है चैलेंजेस रिलेटेड टू इंसेंटिव लिंक ट्रेनिंग। जो प्रीवियस जो मेथोडोलॉजीज थी जो परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए यूज़ की जाती थी वो तो पहली बार तो कंसिस्टेंट नहीं थी और क्रेडिबल भी नहीं थी और ट्रांसपेरेंट भी नहीं थी। दूसरा है ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सिस्टम। हम मूव कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ और ये जो मिशन कर्मयोगी हमें सेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है। मतलब हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे ट्रेनिंग एंड लर्निंग इकोसिस्टम में। उसके बाद आता है डिस्टेंस सेल्फ लर्निंग कैन बिल्ड सप्लीमेंट्री स्किल एंड अपडेट नॉलेज एट द फ्रंट लाइन्स। मतलब जो सप्लीमेंट्री जो टेम्पररी रिक्वायरमेंट स्किल्स है एंड जो नॉलेज को अपडेटेशन है वो तो हो जाएगा, लेकिन जो कोर नॉलेज डेवलपमेंट है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। हाँ, फोर्थ है जो इसका जो पूरा जो बर्डन है ये सेल्फ लर्निंग का ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ओवरलोडेड इंडिविजुअल्स। मतलब ऐसा आदमी जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए काम करता है, जो बहुत काम करता है, मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उसके ऊपर ये ओवरलोड हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, उसका मोटिवेशन ओवरऑल मोटिवेशन भी कम होगा और उसका मोरल भी कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है इसका? फिफ्थ, इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो लार्जली स्टेटस को है, जैसा है वैसा ही चलने दो, इस टाइप के इंडियन ब्यूरोक्रेसी। और स्टैंड करती है कंजर्वेटिज्म। मतलब ये जल्दी से जल्दी रिफॉर्म्स अडॉप्ट नहीं करती है, ये जो रिफॉर्म्स है इसको रेजिस्ट करती है और इनोवेशंस को भी रेजिस्ट करती है। मतलब इसकी वजह से ये क्या प्रॉब्लम फेस करेगा, मतलब इस पोजीशन पे ये जो रिफॉर्म लाया जा रहा है मिशन कर्मयोगी के तहत, ये कितने रेजिस्टेंस फेस करेगा ब्यूरोक्रेसी में हम बता नहीं सकते अभी, ये तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा हमें। कंक्लूजन का क्या निकलता है इसका? ये जो प्रपोज रिफॉर्म है ये सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर का ये बैलेंस होना चाहिए किसके साथ? कॉन्टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेस्ट एंड नीड ऑफ डाइवर्स वर्कर्स एंड लर्नर्स। जो सीखने वाले हैं वो भी इजीली अडॉप्ट कर सके, ऐसा ये रिफॉर्म होना चाहिए, तभी वो इजीली अडॉप्ट कर सकेंगे। ये जो फ्रेमवर्क है ये क्रेडिबल असेसमेंट होना चाहिए, इसमें ज़्यादा टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इसकी अगर ये ऐसा ये दोनों ही पैरामीटर अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गए तो इसकी वजह से हम डेवलप कर पाएंगे लिंक ट्रेनिंग एंड इंसेंटिवली सक्सेसफुली। अगर ये मिशन जो है ये अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसकी वजह से हम जो विजन डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरीके से शेयर कर सकते हैं, पर्पसफुल वर्क भी होगा और एम्पावरमेंट भी होगी एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी इम्प्रूव होगा। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, इलेक्शन कमीशन टैकलिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हमें तो पता है अब बिहार के इलेक्शन है अक्टूबर में, एट दी अक्टूबर एंड में। तो इलेक्शन ने अब हाल ही के दिनों में एक डिसाइड किया है, टाइमलाइन दी है, टाइमलाइन फॉर पब्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। किन लोगों को, जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को भी और पॉलिटिकल पार्टीज उन दोनों को भी ये दिखाना होगा कि उसके जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो क्या है, लोगों को बताना पड़ेगा कि उसने क्या क्या किया है, पहले तो उसके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस है, उसने कुछ फ्रॉड किया है क्या, वो कितनी बार जेल में गया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए लोगों में और लोगों को पता चले कि ये कैंडिडेट सही में हमारे लिए अच्छा है या नहीं। हम इसके बारे में और देखते हैं
ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है, हाँ, इसमें क्या बताया गया है कि कैंडिडेट एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टी दोनों को ही पब्लिश करना होगा। उसकी क्राइम, प्रीवियस क्राइम्स की डिटेल्स और जो ऑन गोइंग है उसकी भी डिटेल्स उनको पब्लिश करनी होंगी। किस किस में? न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न। कितनी बार? कम से कम 3 बार, इलेक्शन से पहले। यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉन्टेस्टेड, अनकॉन्टेस्टेड विनर कैंडिडेट जो होगा उसको खुद को सामने आके बताना पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि उसके कोई क्राइम रिकॉर्ड्स तो नहीं है। उसके बाद है ये जो टाइमलाइन है, इसकी वजह से मतलब ये जो टाइमलाइन दी है कि तुम इलेक्शन से पहले कितने दिन पहले तक ये तुम्हें पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर में, ये दी गई है। इसकी वजह से जो वोटर्स है उनको एक मौका मिलेगा कि उस पर विचार कर सकते हैं, मतलब थिंक, दे कैन थिंक एंड दे कैन इम्प्लीमेंट। मतलब इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती, जो गुंडे जो लोग होते उनको सीट्स दे देती, ये भी कम होगा। इसके बाद एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इससे पहले ऐसा देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इलेक्शन इलेक्शन लड़ते, और वो जीतने के बाद वही जो क्रिमिनल्स होते वो हमारे पार्लियामेंट में जाते, स्टेट लेजिस्लेचर में जाते। अगर क्रिमिनल्स इन मेन बॉडीज़ में जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? अगर क्रिमिनल्स ही बैठे होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? अगर हम देखेंगे, अगर पोस्ट 2019 इलेक्शन में 43% लोकसभा के जो मेंबर है उन दे फेस वो ये फेस कर रहे हैं कि क्रिमिनल चार्जेस। उनमें से 29% जो है उनके ऊपर सिवियर क्रिमिनल चार्जेस है, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग। और जो बाकी के 84% है सेल्फ डिक्लेयर, उनका जो असेट्स है सेल्फ डिक्लेयर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये रीज़न क्या है क्रिमिनलाइजेशन के? ये जो नेक्सस होता है क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में, ये किस तरह से आता है? मनी का यूज़ करके, मसल पावर यूज़ करके, डिले इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है तो पैसा, मसल पावर का यूज़ करके वो जो उसका जो उसके ऊपर जो पेनल्टीज लगने वाली वो भी डिले हो जाती है। और ये जो पॉलिटिक्स होती है वैल्यू बेस, लैक ऑफ वैल्यू बेस हो जाती है। इसकी वजह से टॉलरेंस होता है क्रिमिनल कैंडिडेट्स में। और हमारी इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? फर्स्ट बैक द पोस्ट। ये डिस्करेज नहीं कर सकती किसी क्रिमिनल्स को फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं वही लॉ मेकर्स बन जाते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर जो बॉडी वो लॉ बनाती है। अगर इसकी वजह से लेजिस्लेचर जो होता है वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, लेजिटिमेसी खो देता है। इसकी वजह से जो अनअकाउंटेड मनी और जो ब्लैक मनी है वो बिफोर द इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो पब्लिक लाइफ है वो भी डाइल्यूट हो जाती है, करप्शन का लेवल इंक्रीज होता है। और जो नया कल्चर ऑफ वायलेंस है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है सोसाइटी में। और इसका जो इम्पैक्ट है वो यूथ पे होता है जो इसको फॉलो कर रहे हैं। और और अलग अलग स्टेप्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने डिक्रिमिनलाइज करने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स। इससे पहले हम देख सकते 1997 में ईसी ने डायरेक्ट किया था रिटर्निंग ऑफिसर्स को टू रिजेक्ट द नॉमिनेशन पेपर ऑफ एनी कैंडिडेट। 1997 में इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स जो इनको एक पावर दे दी थी कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं नॉमिनेटिंग पेपर्स को, जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है इलेक्टोरल कैंडिडेट के लिए। बिफोर, अगर उसकी जो सेंटेंस होती है, जो केस में उसके ऊपर जो केस चल रही है, इन अगर वो सस्पेंड हो जाती है इन केस, तो उसको सस्पेंड कर सकता है उसके जो नॉमिनेशंस पेपर है। अ सिस्टम फ्लाइंग स्क्वाड्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस द सीज ब्लैक मनी। ये जो सिस्टम ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स है इसकी वजह से जो ब्लैक मनी है वो भी सीज होने लग गया था। इसकी वजह से जो वोटर्स में जो अवेयरनेस आई इस कैंपेन की वजह से। और ये जो लोग होते थे, ये जो गुंडे लोग जो होते थे, जो इलेक्शंस लड़ रहे थे, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते थे, वो सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते थे उनके जो वोट्स है वो लेने के लिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ ही
मतलब जो कॉमन मैन होता है वो सेलिब्रिटी को फॉलो करता है और वो सेलिब्रिटी का यूज़ करते थे कॉमन मैन का वोट लेने के लिए। अभी क्या है, अगर अगर कोई भी कैंडिडेट है उसको नेशनल एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। ये फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 26 अपील बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू 1961। इसमें क्या क्या बताना पड़ता है उसको, इसमें असेट्स क्या है उसके, मूवेबल इमूवेबल, लाइबिलिटीज़ क्या है उसकी, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लोग ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा प्रोग्रेस करेगा या नहीं, ग्रोथ होगी ही नहीं या हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये इसकी वजह से पता चलता है। इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म नंबर 26 है एक कंपलसरी कर दिया है विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू फिल फॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय कमीशन एंड शेयर डिटेल्स क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। जो केसेस पेंडिंग है वो भी बताने होंगे आपको। लिमिटेशंस क्या है, इसकी वजह से इसके लिए हमें लगेगा लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंस। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपलोड करे अपने वेबसाइट पे। सपोज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसने ऐसी वेबसाइट बना दी कि उस पर कोई विजिट ही नहीं करता और वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगी। और अगर वो किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कर रहे, अगर वो न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग पढ़ते, तो उसका प्रॉफिट ही किया। इसकी वजह से उनको किसी नेशनल जो नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा और फ्रंट पेज पे, मतलब फ्रंट पे आना चाहिए वो कुछ तो, कि ताकि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली इस कैंडिडेट के ऊपर के क्रिमिनल चार्जेस कितने, इसके असेट्स कितने, इसकी लायबिलिटीज़ क्या है। और इन सबको कंपेयर करके वो कैंडिडेट अपना वोट दे सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी पावर नहीं है ऐसी जो उस कैंडिडेट को बिफोर कन्विक्शन वो डिसक्वालीफाई कर दे। अगर वो पर्सन जो है, अगर वो सिवियर सिवियर जो सीरियस चार्जेस है वो फेस कर रहा होगा, तो सेक्शन 8 जो है आरपीए का 1951 वाला, वो डील करता है डिसक्वालिफिकेशन ओनली आफ्टर पर्सन इज कॉन्विक्टेड फॉर सीवियर सर्टन ऑफेंसेस। मतलब अगर उसने कुछ कुछ गुनाह किया, अगर वो प्रूव हो जाता है, उसके बाद ही उस पर ये जो उसके बाद ही उसका डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है। कई बार क्या होता है, फॉल्स एफिडेविट बना देते हैं ये जो कैंडिडेट्स होते हैं। इसकी वजह से पता नहीं चलता है कि उनका टोटल असेट्स क्या है, रियल असेट्स क्या है, उनके उनकी रियल लाइबिलिटीज़ क्या है, उनके ऊपर सीरियस जो क्राइम चार्जेस है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारे अगर अलग अलग कोर्ट में अगर उस पर करप्शन चार्जेस है, क्रिमिनल चार्जेस है, अगर उसने रिप्रेजेंट नहीं किया तो पता नहीं चल सकता। कुछ लोग जो होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं अपने रिलीजन को इलेक्टोरल गेन के लिए। अगर कोई लोअर कास्ट से आता है तो उनको सपना दिखाता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं कुछ तो तुम्हारे लिए कुछ बाइक दूंगा तुम लोगों को, मैं कुछ ये प्रोजेक्ट करूँगा, या ऐसे जो लुभाने का काम होता है ये लोग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अगर हिंदू 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 से वो अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर वो हिंदू वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो इन्फ्लुएंस करता है कि मुस्लिम वोटर्स उसके पास जाए, ये रॉन्ग वे, ये बहुत ही रॉन्ग है। और ये जो है ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, और ये जो प्रैक्टिसेस है ये सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं इलेक्शन पीरियड के दौरान ही। अगर कोई कैंडिडेट अगर इलेक्शन लूज़ कर जाता है, हार जाता है, तो उसके ऊपर ये करप्शन जो प्रैक्टिस है हम वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ होती है वो प्रोसीड नहीं कर सकती विदाउट वारंट इशू बाय कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। जो आईएएस होता है, जो डीएम होता है, उसकी विदाउट टेकिंग हिज उसके बिना ऑर्डर के बिना ये जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ है वो प्रोसीड नहीं कर सकते किसी कोई भी वारंट।
उस इलेक्टोरल कैंडिडेट पे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? इलेक्शन कमीशन एंड लॉ कमीशन हैव मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन। जो आगे जो कुछ रिकमेंडेशन दिए, जो आरपीए एक्ट, आरपीए 1951 वाला, उसमें कुछ तो अमेंडमेंट कर दिए। पहला जो है, जो कॉन्विक्शन अंडर सेक्शन 125 था, उसको डिसक्वालिफिकेशन कर दिया है अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 1। उसके बाद जो है इनहांस सेंटेंस फॉर फिलिंग फॉल्स एफिडेविट। अगर कोई फॉल्स एफिडेविट दिखाता है तो उसके ऊपर सेंटेंस चार्जेस भी लगेंगे। और ये जो क्राइम होगा ये 2 इयर्स का होगा। और किस सेक्शन के अंडर लगाया जाएगा? 125A। इंक्लूड द ऑफेंस ऑफ फिलिंग फॉल्स एफिडेविट। अगर फॉल्स एफिडेविट आपने फिल किया है तो आप कर प्रैक्टिसेस के अंडर आप पर चार्जेस लगेंगे और वो होंगे सेक्शन 123। इस सब को चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ वेरिफिकेशन होगी टू चेक द इंसिडेंस ऑफ फॉल्स डिस्क्लोजर इन अ स्पीडी फैशन। उसके बाद है बारिंग पर्सन चार्ज विद कॉग्निजेबल ऑफेंस फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन द इलेक्शंस एट द स्टेज व्हेन द। अगर कोई सिटिंग एमएलए है, उसके ऊपर पर हम उसके ऊपर भी हम ट्रायल्स चला सकते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। और इसका जो आउटर लिमिट होगा वो हमें जो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी केस है वो। इसके अंदर दो प्रोविजन दिए गए हैं। इफ द ट्रायल्स कैन नॉट बी कम्प्लीट, अगर ये जो ट्रायल्स है अगर एक कंप्लीट नहीं हुए बताए हुए टाइम पीरियड में, तो जो चार्जेस है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। और जज इसका जो रीज़न है वो देंगे रिलेवेंट हाई कोर्ट को। अगर ये पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो इसमें भी द पर्सन में भी ये जो पर्सन है ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई हो जाएगा एट द एंड ऑफ सेड टाइम पीरियड। द राइट टू वोट रिम्यूनरेशन एंड परक्विजिट्स ऑफ ऑफिस शैल बी सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ सेम पीरियड। ये जो बताया गया है, ये जो पीरियड अगर इस पीरियड में अगर वो जो चार्जेस है वो अगर तो रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रपोज अमेंडमेंट्स केम इनटू इफेक्ट ऑल पर्सन विद क्रिमिनल चार्जेस पनिशेबल बाय मोर देन 5 इयर्स। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको पनिशमेंट है 5 ईयर से ज़्यादा, तो उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं ऑन द सर्टेन सेफ ग्राउंड्स। ग्रांटिंग इलेक्शन कमीशन एडिशनल पावर्स टू मेक रिकमेंडेशन टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो कुछ तो एडिशनल पावर दिए गए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने अप्रोप्रिएट कुछ एडिशनल पावर दिए इस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। तो वो किस बेसिस पे यूज़ कर सकता है? अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें इन्वेस्टिगेशन टू एनी एजेंसी स्पेसिफाइड बाय, अगर कमीशन अगर उसको किसी एजेंसी के तहत अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है तो वो प्रोसिक्यूट कर सकता है एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन इलेक्टोरल ऑफिस। इलेक्टोरल जो ऑफेंस है, जो गुनाह है, वो अगर किया है उसने आरपीआई 1951 के अंडर। अपॉइंट एनी स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर आरपीआई 1951। तो ये थे आज के 2 टॉपिक्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू सून।